वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो देखने वाले हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए जो है करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, आप किसी भी एग्जाम में कम से कम 5 से लेकर 10 प्रश्न तक, क्योंकि आप में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं, तो उसमें जो से 5 से 10 प्रश्न जो होगा करंट अफेयर से निश्चित तौर पर आने वाला है। तो इसलिए करंट अफेयर पर भी आपको लगातार मेहनत करना है। तो दोस्तों, आज हम मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो इसलिए आपको नियमित प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नियमित रूप से जो वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने के लिए और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राहत मित्र नामक जो योजना है लॉन्च किया है। तो आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए, ये राहत मित्र योजना है क्या। यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहायता मिलेगी। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन एवं कार्यक्रम में मदद मिलेगी। इस ऐप की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के कारण चलते जो है विभिन्न राज्यों में जो प्रवासी मजदूर हैं वह अपने अपने राज्य को वापस लौट रहे हैं। तो उनके जो नौकरी की है उन्हें जो है रोजगार देने के लिए सभी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राहत, जो मजदूर राहत है, इसकी शुरुआत की है। तो दोस्तों, इसीलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने है प्रवासी राहत मित्र नामक योजना लॉन्च किया है। अब देखिए, बात यहाँ पर आई है उत्तर प्रदेश की। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है यहाँ पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है। तो इसका भी नाम याद रखना है। दोस्तों, हर राज्य से कुछ सामान्य बातें परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मई। देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 11 मई का ही दिन क्यों चुना गया। तो देखिए, 11 मई 1998 में 11 मई 1998 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ था। कब। 11 मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 मई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। देखिए, जो मूडीज़ एक इन्वेस्टर्स सर्विस है, यह हर देश का जो है कितना आर्थिक वृद्धि दर होगा यह अनुमान लगाता है। तो इसके अनुसार भारत का वृद्धि दर मौजूदा वर्ष में कितना रहने का अनुमान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0%। देखिए, जो कोरोना वायरस का प्रकोप है इसके चलते जो हमारा 20-21 का वित्तीय वर्ष है उसके लिए भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर होगा वो 0% रहने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, मूडीज़ के मुताबिक भारत की सकल घरेलू उत्पादन की जीडीपी कम रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर संकट बढ़ता जा रहा है। मूडीज़ ने अपने नए पूर्वानुमान में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन की जीडीपी की वृद्धि शून्य रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की जीडीपी की स्थिति इस वर्ष में शून्य रहेगी। एजेंसी ने हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर 6.6% पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज़ ने पिछले महीने के अंत में कैलेंडर वर्ष 2020 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया था, लेकिन वर्तमान में जो है 0% बताया गया है भारत की जो वृद्धि दर होगी मूडीज़ के अनुसार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है चौथा प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाले को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? देखिए ऑप्शन क्या है, पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में झारखंड सरकार ने जो है अपने राज्य में 12 ब्रांड के 12 ब्रांड के जो है पान मसाले, इस पर बैन लगा दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 8 मई 2020 को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद यह फैसला लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव सह राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। पिछले साल 2019-20 में राज्य में इन पान मसालों के 41 सैंपल जांचे गए थे। जांच में अधिकांश पान मसालों में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसीलिए जो झारखंड सरकार ने वहां पर विभिन्न ब्रांड के जो है पान मसालों को 2020 तक के लिए पूरा प्रतिबंधित कर दिया है। अब दोस्तों 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए किसने बैन किया? झारखंड सरकार ने। तो हम झारखंड सरकार के यानी झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? सन 2000 में। झारखंड बिहार से सन 2000 में अलग हुआ था। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री का चुनाव यहाँ पर हुआ था, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, हेमंत सोरेन। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में झारखंड की राज्यपाल के तौर पर कार्यरत हैं, तो इनका भी नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा है, चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक यानी कि AIDB ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए लोन मंजूर किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ का लोन मंजूर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। देखिए जो एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसने भारत को 3800 रुपये की जो है लोन मंजूर किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो देखिए दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा धक्का लगा है। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि यह लोन भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने, भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा होने से रोकने और ट्रांसमिशन को सीमित करने के लिए है। यह परियोजना चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रोग का पता लगाने की क्षमताओं और अनुसंधान को बढ़ाने का समर्थन करती है। तो AIIB ने किसे लोन का मंजूर किया है? भारत को। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दें कि कल ही यानी कि 13 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है इसका ऐलान किया। कितना? 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। अब दोस्तों ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है यह पूरे देश के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और मजदूरों के लिए दोस्तों आवंटित किया गया है 20 लाख करोड़। दोस्तों इसी 20 लाख करोड़ के साथ भारत 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने अपने GDP के लगभग 10% का जो है एक जारी किया है पैसा। भारत 5वां देश बन गया है। देखिए कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा रकम जारी करने वाला देश कौन सा है? जापान। जापान पूरे विश्व में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने देश में सबसे ज़्यादा रकम जारी करने वाला देश है। उसके बाद USA है, उसके बाद दोस्तों जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद हमारा जो भारत 5वां देश बन गया है जिसने अपने GDP का 10% जो है हिस्सा कोरोना वायरस के लिए आवंटित किया है। अभी इस बार ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई। देखिए प्रत्येक वर्ष 9 मई को प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ष 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो शुरुआत है वह पहली बार 2006 में
वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन में की गई थी। तो याद रखना है कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और यह प्रत्येक वर्ष 9 मई को जो है मनाया जाता है। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमज़ोर देशों के भीतर ज़रूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि दान करने की अपील की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। अब दोस्तों बात आई है यूनाइटेड नेशन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 से। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसमें 193 जो देश हैं इसके सदस्य हैं और इसका 193वां सदस्य कौन सा है? साउथ सूडान। बात करें कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। जी हाँ, एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मदर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मदर्स डे है वह मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए दुनिया भर में मदर्स डे अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। भारत में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। वहीं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, जापान और फिलीपींस में यह खास दिन 12 मई को मनाया जाता है। अरब देशों में 21 मार्च को मदर्स डे मनाया जाता है, जबकि भारत में मई के दूसरे रविवार को जो है मदर्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको इतनी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कारखानों में काम की अवधि है उसे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमारी बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। और देखिए मध्य प्रदेश से क्या प्रश्न बनता है? भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या है कहाँ पर है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ पर जो कान्हा नेशनल पार्क है और बहुत सारे जो नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, दाल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होने कारण ही मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और पूरे देश में जो दालों का सर्वाधिक उत्पादन है वह मध्य प्रदेश में ही होता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गई है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया था और यह क्या थे? एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इनके बारे में अगर हम और बात करें, देखिए हरिशंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास भाग के प्रोफेसर व चीनी केंद्र के निदेशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ कोलकाता के निदेशक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया था, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी की पढ़ाई जो है पूरी की थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको 10 प्रश्न के माध्यम से लगभग बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए लगातार वीडियो मिलती रहती है और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए आने वाला है। दोस्तों जो भी पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।